गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने नियमित पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बेटा चलते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा रागों का वर्गीकरण। आज हम रागों का वर्गीकरण का टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेटा वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। वर्गीकरण प्राकृतिक नियमों का एक हिस्सा है। आदिकाल से ही प्रकृति के कण कण में वर्ग देखने को मिलते हैं। अध्ययन में सरलता तथा ज्ञान बुद्धि के लिए मनुष्य ने अपनी बनाई हुई सभी वस्तुओं का वर्गीकरण विभिन्न नामों में किया। वर्गीकरण की प्रक्रिया केवल देश, काल तथा एक विषय तक ही सीमित नहीं रही। प्राचीन काल से संगीत के रागों में वर्गीकरण की जो प्रथा है वो चली हुई आ रही है। संगीत के जो इतिहासकार रहे उन्होंने संगीत को अपने रागों के संगीत को 3 कालों में विभाजित किया है। और वो जो 3 काल है वो इस प्रकार से रखे गए बेटा। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस प्रकार से रागों का जो वर्गीकरण था वो 3 काल में बांट दिया गया। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आहोवल जी ने भी अपने संगीत पारिजात में जो अपने तानपुरे के जो तार थे उन तारों के आधार पर, वीणा के तारों के आधार पर स्वरों के जो आंदोलन संख्या थी वो हमें निकाल कर दी, बताई, जिसके बाद संगीत में बहुत अधिक तेज गति से परिवर्तन हुआ। संगीत के जो वाद्य यंत्र थे उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। और इस प्रकार से प्राचीन काल से ही संगीत में बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे संगीतकारों ने अपना ज्ञान का प्रदर्शन किया उसी प्रकार से रागों में, तालों में, वाद्य में, संगीत शास्त्र में समय के अनुसार बदलाव देखने को मिला। रागों का जो वर्गीकरण था वो किस आधार पर किया गया, किस प्रकार से कौन से नियमों के आधार पर राग गाए बजाए जाते थे, उनके विषय में एक टॉपिक आता है अपने सिलेबस में, रागों का वर्गीकरण। रागों का जो वर्गीकरण है वो 3 आधार पर इनको 3 कालों में इनको बांट दिया गया। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हम पहले प्राचीन काल को लेकर चलते हैं बेटा। प्राचीन जो काल है इसमें सबसे अधिक जो प्रचलित जो गायन रहा वो था जातीय गायन। जातीय जो गायन है बेटा वो राग की तरह ही गाई बजाई जाती थी, ताल में बांधकर स्वर और वर्ण से युक्त। स्वर और वर्ण से युक्त जो रचना थी, जो ताल में बांधकर गाई बजाई जाती थी, वो प्राचीन समय में जातीय गायन कहलाती थी। जाति जो है बेटा इनकी जो संख्या है वो 18 मानी गई। भरत जी के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार इसका जो वर्णन है वो नाट्य शास्त्र में किया गया है। भरत जी ने अपने नाट्य शास्त्र में 18 जातियों का उल्लेख किया है और इनकी जो उत्पत्ति है वो ग्राम से मानी है। और ग्राम जो है बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। गंधार ग्राम के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये प्राचीन समय में लुप्त हो गया था। ये निषाद ग्राम के रूप में प्रचलित था। इसका जो प्रयोग है वो गंधर्व समुदाय करते थे, इसलिए इसको गंधार के नाम से भी जाना जाता है। 2 ही ग्राम प्रचार में रहे, षड्ज और मध्यम ग्राम। षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम 2 ग्राम रहे। मध्यम जो ग्राम है उसकी उत्पत्ति षड्ज ग्राम से हुई है। षड्ज ग्राम से मध्यम ग्राम बना। अब षड्ज ग्राम जो है इसको उत्तम ग्राम माना जाता है और मध्यम ग्राम को विकृत ग्राम माना जाता है। षड्ज ग्राम में 7 स्वर हैं, मध्यम ग्राम में भी 7 स्वर हैं। अब मध्यम ग्राम के जो स्वर है वो षड्ज ग्राम से आए हैं। षड्ज ग्राम की जो मूर्छना थी, जो श्रुतियाँ थी, उसमें परिवर्तन करके मध्यम ग्राम की उत्पत्ति की गई, मध्यम ग्राम बनाया गया। तो मध्यम ग्राम एक विकृत ग्राम बनाया गया।
अब षडजग्राम जो है इसमें जो 7 स्वर थे इसके आधार पर जो नामकरण किया गया, तो यहाँ से तो केवल 7 जाति मानी गई, 7 जातियाँ ही उत्पन्न मानी गई और इनको कहा गया शुद्ध जाति। अब षडजग्राम से मध्यम ग्राम बना और मध्यम ग्राम एक विकृत ग्राम कहलाया और इसमें जो 7 स्वर थे उनके आधार पर 11 और नए स्वर समूह बनाए गए और ये विकृत जाति कहलाया, इनको कहा गया विकृत जाति। तो इस प्रकार से 7 और 11 टोटल हमारे पास 18 जातियाँ बनी, 18 जातियाँ संगीत में मानी गई। भट्ट जी ने इनका उल्लेख अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किया है। राग और जाति एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहे जा सकते हैं। प्राचीन काल में जाति गायन का अधिक प्रचार रहा। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा ग्राम राग। जाति गायन के पश्चात ग्राम राग का चलन हुआ और ग्राम जो राग है वो भी जाति की तरह गाई जाने वाली गेय रचनाएं थी। गेय का मतलब होता है गाए जाने वाली, तो ये भी ग्राम राग भी जाति की तरह गाए बजाए जाते थे, जाति की तरह ही इनको गाए बजाया जाता था। ग्राम जो राग है उनकी जो संख्या वो 30 मानी गई, ग्राम राग 30 मानी गई। अब जो 30 ग्राम राग है जी इनकी जो उत्पत्ति है वो 18 जातियों से मानी गई। 18 जातियों से कितने ग्राम बने? 30 ग्राम राग बने। अब जो 30 ग्राम राग है बेटा इनको गीतियों में बांट दिया गया। गीतियों में बांटा गया 5 गीतियों में। अब वो 5 गीति कौन कौन सी थी देखिए बेटा। सबसे पहले आता है शुद्धा। शुद्धा जो गीति थी उसमें 7 ग्राम राग माने गए। भिन्ना में 5 माने गए। घोड़ी में 6 माने गए। घोड़ी के बाद आता है बेसरा। बेसरा में फिर 5 माने गए और फिर आता है अपना साधारणी और साधारणी में 7 माने गए। इस प्रकार से टोटल 30 ग्राम राग माने गए। ये 30 ग्राम राग ही आगे चलकर रागों में विकसित हुए, इनके आधार पर राग गाए बजाए जाते थे। अगला आता है अपना शुद्ध, छायालग और संकीर्ण राग। शुद्ध राग में और संकीर्ण राग में, छायालग राग में क्या होता है कि देखिए बेटा, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण राग। शुद्ध जो राग है बेटा, शुद्ध राग, शुद्ध राग में जो अपना शास्त्रीय संगीत है उसके नियमों का प्रयोग होता है, उसके नियमों का पालन किया जाता है। शुद्ध रागों के गायन वादन में किसी दूसरे राग की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुद्ध जो राग है वो अपने स्वरों के द्वारा ही प्रदर्शित होता है। शुद्ध राग में हम किसी भी दूसरे राग के स्वर का प्रयोग नहीं करते। उसमें राग के जो नियम होते हैं, शास्त्रीय संगीत का जो नियम होता है उसका पालन किया जाता है और वो अपने स्वरों के द्वारा ही प्रदर्शित होता है। जैसे कि अपना राग आता है बिलाव, इसमें सभी 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और इसमें किसी भी दूसरे राग के स्वरों का प्रयोग नहीं होता है। फिर आता है छायालग। छायालग राग, छायालग राग जो होता है जब किसी 2 रागों को आपस में मिलाकर गाया बजाया जाए या फिर किसी दूसरे राग की स्वर उस राग में आए, दूसरे राग की छाया उस राग में आए, उसको छायालग राग कहते हैं। जैसे कि जय जयवंती है। जय जयवंती जो राग है बेटा, इस राग में देश राग की छाया आती है। देश राग की छाया, छाया मतलब देश राग के जो स्वर हैं वो जय जयवंती राग में प्रयोग होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। उसमें ऐसा लगता है जब राग देश जय जयवंती गाया जाता है तो उसमें देश राग का स्वर भी प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार के जो राग होते हैं उनको छायालग राग कहते हैं। और संकीर्ण जो राग है, संकीर्ण जो राग है बेटा, इस राग में शुद्ध, छायालग, शुद्ध राग और अपना जो था छायालग राग, छायालग जो राग था, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो संकीर्ण राग बनेगा। संकीर्ण राग,
तो शुद्ध और छाया लग मिलाकर रागों को गाया बजाया जाता है तो वो संकीर्ण राग कहलाता है। संकीर्ण राग की जो श्रेणी में जो राग आते हैं, जैसे कि अपना राग आता है भैरवी, भैरवी राग हो गया, पीलू राग हो, और भी बहुत सारे राग हैं, ये राग संकीर्ण राग कहलाएंगे। तो इस प्रकार से जातीय गायन प्रचार में रहा। जातीय गायन के बाद अपना ग्राम राग रहा। ग्राम राग के बाद शुद्ध छाया लग संकीर्ण राग का जो नियम आया, उसमें शुद्ध और छाया लग संकीर्ण राग रहे। इस प्रकार से जातीय गायन के प्रचार थे। चौथा पॉइंट आता है अपना रत्नाकर जी ने, रत्नाकर के जो 10 निधि राग वर्गीकरण, ये नियम प्रचार में आया। रत्नाकर में जो पंडित सारंग देव जी जो थे, उन्होंने अपने 10 नियम अलग से बनाए। पंडित सारंग देव जी ने अपने संगीत रत्नाकर में बताया है कि उस समय के जो प्रचलित जितने भी राग थे उनको 10 वर्गों में विभाजित किया। इनके समय तक जो अपना ग्राम राग का जो चलन था वो समाप्त हो गया था। ग्राम राग का जो नियम था वो समाप्त हो रहा था और अन्य रागों का चलन हो चुका था। इन्होंने अपने जो 10 नियम बनाए, वो जो नियम थे वो इस प्रकार से थे बेटा। देखिए बेटा, रत्नाकर जी ने अपने जो 10 नियम बनाए, उन 10 नियमों में कौन कौन से थे और किस प्रकार से उन्होंने रागों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले आता है ग्राम राग। ग्राम राग ये अपने रत्नाकर जो ग्रंथ परिचय है पंडित सारंग देव जी के द्वारा रचित, उसमें उन्होंने अपने 10 नियम बनाए। उसमें ग्राम राग आता है, राग आता है, उपराग आता है, भाषा आता है, विभाषा आता है और अंतर्भाषा आता है। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 जो नियम बनाए, इनको उन्होंने माना मार्गी संगीत, इनको मार्गी संगीत कहा। और बाकी जो 4 बच गए, जैसे कि रागांग बच गया, रागांग के बाद अपना क्रियांग बच गया, और क्रियांग के बाद अपना भाषांग बच गया, और भाषांग के बाद अपना उपांग, उपांग बच गया। ये जो 4 थे, इनको उन्होंने माना अपना देसी संगीत। इस प्रकार से पंडित सारंग देव जी ने अपने रत्नाकर जी में इन 10 बातों का उल्लेख किया है। इनके आधार पर रागों का बंटवारा किया गया। प्रथम 6 को उन्होंने मार्गी संगीत माना और 4 को उन्होंने देसी संगीत माना। अब रत्नाकर जी के अनुसार, पंडित सारंग देव जी के अनुसार रत्नाकर जी में क्या बताया गया है? ग्राम राग, ग्राम राग, राग और उपराग, षडज और मध्यम स्वर की मूर्छनाओं के आधार पर 30 ग्राम राग माने गए। इनमें कुछ अन्य गे रचनाएं उत्पन्न हुई जिन्हें राग और उपराग कहा गया। षडज और मध्यम, षडज और मध्यम जो स्वर थे बेटा, उनकी मूर्छनाओं के आधार पर 30 ग्राम राग माने। अब जो 30 ग्राम राग माने गए थे, उनमें कुछ और गे रचनाएं भी सम्मिलित थी। गे रचना, इन 30 ग्रामों में, ये 30 ग्राम कहाँ से बनाए गए? षडज और मध्यम ग्राम की जो मूर्छना थी उसके आधार पर 30 ग्राम राग उत्पन्न माने गए पंडित सारंग देव जी के अनुसार। और उन 30 ग्राम रागों में कुछ गे रचनाएं भी सम्मिलित थी जिन्हें राग कहा गया और उपराग कहा गया। इस प्रकार से ग्राम राग, राग और उपराग वर्गीकरण के प्रकार थे। उन्होंने अपने इस अध्याय में 30 ग्राम राग माने हैं, 20 राग माने हैं और 8 उपराग माने हैं। इनका उन्होंने उल्लेख किया है। इसके बाद उन्होंने बताया कि भाषा, विभाषा और अंतर्भाषा,
ग्राम राग से उत्पन्न गीत रचनाओं में भाषा राग भी सम्मिलित है। यहाँ पर हमने पढ़ा बेटा कि षड्ज और मध्यम ग्राम की मूर्छना 30 ग्राम राग बने और 30 ग्राम रागों में ही कुछ गे रचनाएं भी सम्मिलित थी जिनको राग और उपराग कहा गया। इस प्रकार से ग्राम राग, राग और उपराग के प्रकार थे। अब भाषा विभाषा अंतर भाषा में क्या बता रहे हैं कि ग्राम राग से उत्पन्न गे रचनाएं, जो गे रचनाएं जो उत्पन्न हुई थी, इन गे रचनाओं में भाषा राग भी सम्मिलित थे, भाषा भी उसमें सम्मिलित थे। भाषा से विभाषा बना और विभाषा से फिर अंतर्भाषा बना, अंतर्भाषा बना। इस प्रकार से पंडित सारंग देव जी ने अपने रत्नाकर ग्रंथ में इनका उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से हम प्राचीन काल का जो इतिहास रहा, रागों का जो वर्गीकरण रहा, उसमें हमने पढ़ा अपने प्राचीन काल में हमने पढ़ा बेटा जाति गायन। जाति स्वर और वर्ण से युक्त ताल में बांधकर गाई जाने वाली रचनाएं थी जो जाति गायन कहलाती थी। प्राचीन काल में जाति गायन सबसे श्रेष्ठ गायन माना जाता था। 18 जातियाँ मानी गई। भरत जी ने अपने नाट्यशास्त्र में इनका उल्लेख किया। इनकी जो उत्पत्ति है वो ग्राम से मानी गई। 3 प्रकार के ग्राम होते हैं, षड्ज, मध्यम, गंधार। इन तीनों में से 2 ही ग्राम का प्रचार रहा और दोनों ग्रामों में से ही ये 18 जातियाँ उत्पन्न मानी गई। षड्ज ग्राम से 7 और मध्यम ग्राम से अपने 11। षड्ज ग्राम से जो उत्पन्न जाति हुई उसको शुद्ध जाति कहा गया और मध्यम ग्राम से जो जाति बनी उसको विकृत जाति। इस प्रकार से इनको 2 अलग अलग नामों में जाना गया, शुद्ध जाति के नाम से और विकृत जाति के नाम से। इस प्रकार से कुल 18 जातियाँ मानी गई। जाति गायन के पश्चात ग्राम राग का चलन हुआ। ग्राम जो राग है इनकी जो उत्पत्ति है वो जातियों से हुई और जातियाँ हमने पढ़ी 18 होती है। 18 जातियों से 30 ग्राम राग उत्पन्न माने गए। ये भी जाति की तरह गाए बजाए जाते थे, गे रचनाएं थी। इनको 5 गीतियों में विभाजित कर दिया गया। 30 जो ग्राम राग थे वो गीतियों में बांट दिए गए। शुद्धाम में 7, भिन्नाम में 5, गौड़ी में 6, बेसराम 5 और साधारणी में 7। इस प्रकार से 30 ग्राम राग उत्पन्न माने गए। अब 30 ग्राम रागों के बाद जो अपना अगला आता है शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। शुद्ध में किसी भी दूसरे राग का स्वर प्रयोग नहीं किया जाता है। वो कोई भी जो राग है वो अपने स्वरों पर ही, उनके अपने स्वरों के आधार पर ही प्रदर्शित होता है, उसे शुद्ध राग कहा जाता है। जिस प्रकार से बिलावल। छायालग राग जिसमें दूसरे राग का स्वर प्रयोग किया जाता है या दूसरे राग का स्वरों की परछाई उसमें आए या दूसरे राग का स्वर उसमें लगे, इस प्रकार के जो राग होते हैं वो छायालग राग की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि जयजयवंती राग में देश राग की छाया आती है। संकीर्ण राग में शुद्ध और छायालग रागों को आपस में मिलाकर गाया बजाया जाता है। जिस प्रकार से भैरी और पीलू जो राग है ये संकीर्ण राग की श्रेणी में आएगा। इसके पश्चात रत्नाकर जी ने अपने 10 अलग से नियम बनाए। वो 10 नियम हमने अभी पढ़े। ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, इनको उन्होंने मार्गीय संगीत माना। रागांग, क्रियांग, भाषांग, उपांग, इसको देशी संगीत माना। इस प्रकार से ये प्राचीन काल का जो इतिहास रहा रागों का वर्गीकरण का, इस प्रकार से प्राचीन काल में रागों को गाया बजाया जाता था। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन काल का जो इतिहास है वो समझ में आएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।